नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो एनसीईआरटी खोल लीजिए, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन से डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ये जो चैप्टर है लाइफ से ज्यादा लिंक्ड है और काफी क्लैरिटी इसमें कंसेप्ट्स में आ जाती है अगर प्रैक्टिकल्स आपने अच्छे से किए, क्योंकि पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक करंट का आपको आइडिया लेना है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। एम्पियर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है जो अगले चैप्टर में मिलेगी, यानी यहाँ से वो डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको। एम्पियर इज डिफाइंड थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट दैट वी विल स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर, अगले चैप्टर में आ जाएगी। एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट्स इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस। एवरेज लाइटनिंग कैरियर currents of the order of tens of thousands of amperes, and at the other extreme currents in our nerves are in microamperes। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारी करंट किस ऑर्डर की है, और मतलब हमारी बॉडी में जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की फ्लो होती है, जबकि जो लाइटनिंग है उसमें जो करंट होती है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, यानी आप समझ सकते हैं क्वाइट लार्ज। सबसे पहले जो आपको उसमें तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओम्स लॉ। क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ। स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ में एक डायग्राम बनेगा जिसमें सर्किट में आपको सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिखाना है कनेक्टेड, वो सारी डिटेल आ जाएंगी। एक ही डायग्राम है जो ड्रिफ्ट स्पीड का डेरिवेशन में भी काम आता है, वही ओम्स लॉ के डेरिवेशन में काम आता है। ओम्स लॉ के डेरिवेशन में हम ये दिखाते हैं कि V अपॉन I कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी की बात करें, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बट नॉट ऑन इट्स डायमेंशन। ये विशेष ध्यान रखें, पहले बहुत पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरह से देते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप देखें, रॉ के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करके तो रॉ बनेगा आर ए बाई एल। तो यहाँ से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद रॉ ए या एल पर डिपेंड करता होगा, तो क्लियरली लिखा हुआ है रॉ डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर नॉट ऑन इट्स डायमेंशन, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। मटेरियल चेंज करेंगे तो चेंज होगा, करंट चेंज टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज होगा। करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं E इक्वल टू जे रॉ, यहाँ से रॉ आ जाएगा E बाय जे, यानी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनती है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। द अबव रिलेशन फॉर मैग्नीट्यूड्स E and J कैन indeed be cast in a vector form. The current density, which we have defined as the current through unit area normal to the current, is also directed along E। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है करंट डेंसिटी की भी वही डायरेक्शन होती है, तो उसको हम इस प्रकार इस तरह से दिखा सकते हैं। तो E इक्वल टू जे रॉ या J इक्वल टू सिग्मा E, क्योंकि 1 बाय रॉ जो है वो सिग्मा होता है। तो सिग्मा जो कि 1 बाय रॉ के इक्विवेलेंट है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। Ohm's law is often stated in equivalent form, equation 3.13 in addition to 3.3, जो V equal to IR था, उसके अलावा J equal to sigma I, ये भी Ohm's law का ही एक फॉर्मेट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए, इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। आपको डिराइव करना आना चाहिए माइनस ई टॉ बाई एम। ये वाला जो डायग्राम है ये ओम्स लॉ के प्रूफ में भी आप बना सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी आपको बनाना है। एक ही एक्सप्रेशन है, कई बार सिग्मा की वैल्यू, यानी सिग्मा जो की है कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू टॉ के टर्म्स में डिपेंडेंस बताते हुए आपसे पूछ ली जाती है, एन स्क्वायर टॉ बाई एम, और रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो एम अपॉन एन स्क्वायर टॉ हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओम्स लॉ की जो लिमिटेशंस है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये जो सॉल्व एग्जांपल आप देख रहे हैं 3.1, इसमें केटीजी का एक फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इसका रेफरेंस जरूर देख लें।
चैप्टर 13 फ्रॉम क्लास 11 बुक, वहां से ये लिया है, केटीजी का एक फॉर्मूला काम में लिया है। एग्जाम्पल 3.2 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कंसेप्ट इनबिल्ट है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लें, पढ़ के देखना काफी होगा, समझ में आ जाएगा। मोबिलिटी की डेफिनेशन और इसकी ऐसा यूनिट पूछी जाती है। मोबिलिटी की जो डेफिनेशन है, म्यू इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप तैयार कर लें। एक्सप्रेशन लिखना सीख लें इसका, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉ। यहाँ जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ई टॉ बाई एम ड्रिफ्ट स्पीड का, जैसे हम इसमें रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होकर मोबिलिटी का एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर आ जाता है वी डी अपॉन ई से ई टॉ बाई एम। यानी पता चल रहा है कि म्यू सीधे सीधे किस पर डिपेंड कर रहा है, टॉ पर, क्योंकि ई बाई एम तो कांस्टेंट है। टॉ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है, तो मोबिलिटी भी कम हो जाती है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें ग्राफ भी है, ग्राफ भी तैयार करें। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ को आप समरी के पॉइंट से भी तैयार कर सकते हैं, अभी पीछे मैं बताऊंगा इसके चैप्टर के एंड में। ये सारे ग्राफ 3.6, 3.7, स्पेशली 3.7, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट की बात करें तो 3.7 को अच्छे से समझ लें, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नॉन लीनियर रीजन, लीनियर रीजन। तो इस पर क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं। अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी की बात करें तो टेबल 3.1 में जो वैल्यूज दी हुई है उसमें इंपॉर्टेंट है, हार्ड रबर या एक इंसुलेटर, उसकी रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर की होती है, 10 की पावर 13 टू 10 पावर 16, यूनिट रहेगी ओम मीटर। तो इसे तैयार कर लें, ये एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया। कमर्शियली प्रोड्यूस रेजिस्टर्स फॉर डोमेस्टिक यूज और इन लैबोरेटरीज आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है वायर बाउंड जिससे रियोस्टेट बनता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस लगाते हैं वायर बाउंड, और दूसरे होते हैं कार्बन रेजिस्टर, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, जो पीसीबी वगैरह पर हम सोल्डरिंग करते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टर्स आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय, तीन एलॉय के नाम आपको याद रखने हैं, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये तीन याद रखने हैं। तीनों एलॉय हैं जिनके लिए अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल होता है, जबकि रेजिस्टिविटी इनकी हाई होती है। Choice of these materials is dictated mostly by the fact that their resistivities are relatively insensitive to temperature. टेम्परेचर का कोई फर्क इनकी रेजिस्टिविटी पे नहीं पड़ता, इसलिए इनसे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। These resistances are typically in the range of a fraction of an ohm to few hundred ohm. पर इनकी लिमिटेशन है कि फ्रैक्शन ऑफ ओम यानी बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस, कुछ फ्रैक्शन 0.1 ओम, 0.05 ओम से लेकर ये कुछ 100 ओम तक के रेजिस्टेंस ही हम इन तारों से बना सकते हैं, यानी एलॉय से। पर अगर किलो ओम, मेगा ओम में रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टर्स इन द हायर रेंज आर मेड मोस्टली फ्रॉम, तो हमें कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस ही यूज करने पड़ेंगे, जो कि साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं, सस्ते पड़ते हैं। तो इनका एक्सटेंसिव यूज है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो इनके एडवांटेज है कि कार्बन रेजिस्टर जो है छोटे हैं साइज में, तो उनकी वैल्यूज जो है उसके लिए हमें कलर कोड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। साइज छोटा है, ये एडवांटेज है, यानी गागर में सागर भरा है, छोटा सा रेजिस्टेंस, वैल्यू बहुत ज्यादा। तो कलर कोडिंग जो सिस्टम है उस पर आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस, कैसे ये कोडिंग सिस्टम हम एम्प्लॉय करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको कलर कोडिंग लगानी पड़ सकती है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, अच्छा इंपॉर्टेंट मैंने अभी नहीं बताया ना, एक ही इंपॉर्टेंट बताया अभी तक मैंने ऊपर। अल्फा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसकी यूनिट पूछ सकते हैं, टेम्परेचर इनवर्स। ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला ग्राफ बताया मैंने, अभी ये तीनों ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को तैयार कर लें, हमने ग्राफ सेक्शन में डिस्कस किया इनको। नाइक्रोम विच इज एन अलॉय ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम, गौर करें नाइक्रोम में नाम पढ़ने में ऐसा नहीं लगता कि आयरन है, पर नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम जो कि उसके नाम में आ रहा है, उसके अलावा आयरन भी होता है। Exhibit a very weak dependence of resistivity with temperature. Manganese and constant have similar properties. These materials are thus widely used in wire bound resistance since their
रेजिस्टेंस वैल्यूज वुड चेंज वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। आपसे पूछते हैं, इस ग्राफ के बेसिस पे आप जवाब दे सकते हैं कि इनका इस्तेमाल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। यहीं पर एक डिवाइस का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है और ऑर्डिनरी रेजिस्टर जो है, उनमें प्रॉपर्टी वाइज बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। उसका रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस ग्रेटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था एन स्क्वायर टाउ बाई m कंडक्टिविटी का था। रॉ thus depends inversely both on number n of free electrons per unit volume, यानी free electron density, and on the average time relaxation time tau between collisions. As we increase temperature, average speed of the electrons which act as the carriers of current increases, resulting in more frequent collisions. जल्दी जल्दी टक्कर होंगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम tau जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वो डिक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। In a metal, n is not dependent on temperature to any appreciable extent. No doubt, टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, पर जितने पहले से मौजूद है उनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल बढ़ते हैं। Thus, the decrease in the value of tau, जो tau डिक्रीज हुआ है ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करें तो जब हम n बढ़ाते हैं टेम्परेचर के साथ, n बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर n कंसिडरेबली बढ़ता है, क्योंकि शुरू में इतना ज्यादा नहीं थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर। दिस इंक्रीजेस मोर देन कंपेंसेट्स एनी डिक्रीज इन tau। n इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि tau में जो डिक्रीज है वो कम होता है, सो दैट फॉर सच मटेरियल्स रॉ डिक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर n बड़ा होने की वजह से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर में आपको पता होना चाहिए कि हाई वोल्टेज पर हम क्यों ट्रांसमिशन करते हैं। As the power loss, ohmic loss in a conductor of resistance are carrying a current high, it is this power which heats up, for example, coil of an electric bulb to incandescence, radiating out heat and light. तो अगर वोल्टेज हाई होगी तो करंट कम रखी जा सकती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं। पावर लॉस जो है, यहाँ जो v स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, आई स्क्वायर आर एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि जो वायर्स के थ्रू करंट आ रही है तो उस पूरे वायर में करंट सेम है, वोल्टेज तो वेरी कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरीज पैरेलल कॉमन सी बात है, सभी लोग इसको जानते हैं, आजकल पूछना बंद कर दिया सीबीएसई ने। स्टेट बोर्ड में पूछा जा सकता है। सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस में ईएमएफ वोल्टेज में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ओपन सर्किट टीपीडी ईएमएफ है, क्लोज सर्किट टीपीडी वोल्टेज है। इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स इन द सर्किट उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जब तक कि मेंशन नहीं हो, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि करंट आई इस तरह से है कि जो ईएमएफ है वो आई आर से, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये जरूर आप जान लें कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की डिफरेंट सेल्स की, अलग अलग सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो ड्राई सेल्स का है वो काफी ज्यादा होता है बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के कंपैरिजन में। मैक्सिमम करंट जो कि खींची जा सकती है किसी सेल से, ड्रॉ की जा सकती है, वो तब मिलेगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जीरो कर देंगे और आई मैक्सिमम हो जाएगा ईएमएफ ई अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। ज्यादातर सेल्स में मैक्सिमम अलाउड करंट, यानी हम नहीं चाहते कि मैक्सिमम करंट आई मैक्स तक रीच करे, मच लोअर देन दिस टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज टू द सेल। नहीं तो क्या होगा, सेल इतना गर्म हो जाएगा, अगर आपने सेल को डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप, पर सावधानी से, कोई पेंसिल सेल लेकर पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दें किसी तार की मदद से, तार तुरंत रेड हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, अगर हाथ लगा रखा तो जल भी सकता है।
तो हमें ध्यान रखना होता है हाई टेंशन सप्लाई जो होती है यानी हाई वोल्टेज सप्लाई, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो ये बेटर है कि एक्सीडेंटल शॉर्ट सर्किट के केस में फायर हजार्ड होने का खतरा नहीं रहेगा। वहीं लो टेंशन सप्लाई अगर लो वोल्टेज सप्लाई है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, नहीं तो इंटरनल रेजिस्टेंस में ही एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो वो पहले ही लो वोल्टेज सप्लाई है तो आउटपुट में कुछ नहीं दे पाएगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस ब्लू बॉक्स में आप ये पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही काफी है। लाइटनिंग फ्लैश इज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्ट्रोक्स with an average of about 4 and the duration of each flash is about 30 seconds. The average peak power per stroke is about 10 to 12 watt. Over land, the average electric field is about 120 volt per meter, which corresponds to a surface charge density of minus 1.2 into 10 to the minus 9 coulomb per meter square over the entire Earth's surface. The total negative charge amount to about 600 kilo coulomb. बहुत ज्यादा चार्ज है। An equal positive charge exists in the atmosphere. आपको समझना है कि this electric field is not noticeable in daily life. Reason why it is not noticed? ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत रेयर चांस है, फिर भी एक आइडिया दिमाग में डाल लें। Is that virtually everything, including our bodies, is conductor compared to air. इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट, यानी ये जो ब्लू बॉक्स में डिटेल है ये एक्चुअल में ज्यादा लिंक है फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से इसकी लिंकिंग ज्यादा है सेकंड के कंपैरिजन में। सेल इन सीरीज एंड पैरेलल में आपको सेल्स इन पैरेलल ये वाला डेरिवेशन तैयार करना है 2 नंबर में। ये फिगर बनाना आना चाहिए 3.21 और डेरिवेशन करके आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं। सेल को अगर उल्टा जोड़ देते हैं किसी सेल को, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इनके इन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सर्किट सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को याद कर लें, इनका इस्तेमाल सीख लें। किरचॉफ रूल इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉज। तो दोनों लॉज आपको स्टेट करना है, स्टेटमेंट लिखना है, जंक्शन रूल एंड लूप रूल। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ना ही काफी है, याद हो जाता है। एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं उसको डायग्राम बनाकर। लूप रूल, algebraic sum of the changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये ध्यान रखना है, जंक्शन रूल इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लूप रूल इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि लूप रूल पूछने के बजाय आपसे सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें कि बैलेंस कंडीशन डिराइव करनी होती है हमको व्हीटस्टोन ब्रिज की, और उसके लिए हमें केवीएल लगाना होता है इसमें बैलेंस कंडीशन डिराइव करने के लिए। तो इससे केवीएल भी चेक हो जाता है और ये बिहार बोर्ड में अभी आया भी था क्वेश्चन। तो बेटर है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन करना यूजिंग केवीएल फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज जो व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग का बन सकता है, जिसमें आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, आपको ये डायग्राम प्रिपेयर कर लेना चाहिए मीटर ब्रिज का। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ सकता है। मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये ध्यान रखें। और ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके देना हो सकता है अननोन रेजिस्टेंस के लिए। पोटेंशियोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर जो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल में होता है वो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है। ये ध्यान रखें कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल से डिफरेंट है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अलग है। इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है कि किसी रेजिस्टेंस वायर पर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप उस रेजिस्टेंस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ये इसका प्रिंसिपल है। आपको विशेष ध्यान रखना है पोटेंशियोमीटर का जब भी डायग्राम बनाए कंपैरिजन के लिए, तो ऐसे यानी एक तार से ना दिखाएं, कम से कम ये घुमाकर 4 बार या 6 बार दिखाएं। और इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है तो ये सर्किट डायग्राम है। कई बार 2 नंबर में सिर्फ सर्किट डायग्राम पूछ लिया जाता है, यानी ये सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिगर 3.28 अच्छे से तैयार कर लें। ये फॉर्मूले भी काम के हमारे। पोटेंशियोमीटर हैज द एडवांटेज, अगर हम वोल्ट मीटर से कंपेयर करें तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा एडवांटेजेस है, बिकॉज पोटेंशियोमीटर में वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है।
एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए बता पाता है क्योंकि पोटेंशियोमीटर नापते वक्त कोई करंट सर्किट से ड्रॉ नहीं करता। दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर में ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांसेस कम है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में सिर्फ हमें ये देखना होता है कि नीडल हिली या नहीं हिली, जबकि वोल्ट मीटर में हमें रीडिंग पढ़नी होती है जिसमें पैरेलैक्स एरर होने के चांसेस होते हैं, यानी ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 5 पढ़ लें समरी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में कि किस ऑर्डर की होती हैं, एक जस्ट आइडिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेफिनेशन अभी पूछी गई है, अभी बताई गई है रिसेंटली पेपर में। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 10 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 10 को अच्छे से तैयार कर लें। पॉइंट्स टू पॉन्डर में ये याद रखें, इक्वेशन E इक्वल टू रो जे, ये अनदर फॉर्म है ओम्स लॉ के स्टेटमेंट। A conducting material obeys Ohm's law when the resistivity of the material does not depend on the magnitude and direction of applied electric field। ये कंडीशन है when the resistivity of the material, जैसे वहां कंडीशन थी टेम्परेचर प्रेशर रिमेन सेम, यहाँ उसके कॉन्ट्रेरी कंडीशन है resistivity of the material does not depend on the magnitude and direction of applied electric field। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और बेंडिंग और रीओरिएंटिंग द वायर, घुमाना फिराना वायर को मोड़ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किरचॉफ जंक्शन रूल वैलिड रहता है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 3.8 उसको अच्छे से कर लें, 3.11 इसको अच्छे से कर लें। 3.11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3.18 को कर लें, 3.19 को कर लें, यहां से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे 3.18 3.19 से। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो मैं समझता हूं इतना काफी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ as soon as possible।